ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 671, 10वीं मंजिल। 9वीं मंजिल। इवान 6 सेकंड / क्या बकवास अभी हुआ। इवान ने चकित स्वर में बड़बड़ाते हुए उस पोर्टल को देखा जो कालकोठरी की 10वीं और अंतिम मंजिल की ओर जाता था। कुछ सेकंड पहले उसने महसूस किया कि कोई उसकी यादों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक वह भावना गायब हो गई और 10वीं मंजिल की ओर जाने वाला पोर्टल उसके सामने आ गया। क्या ये किसी तरह का जाल है? इवान ने खुद से संदेह भरी आवाज में पूछा और पोर्टल को भौहें सिकोड़ते हुए देखा। उसने अभी अभी हुई चीजों के बारे में सोचा और अपने चेहरे पर निराशा भरी नजर से आह भरी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। भले ही यह पोर्टल एक जाल हो, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसमें प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प है, इवान ने एक पल के बाद कहा जब उसे कमरे में पोर्टल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उसने कुछ सेकंड के लिए बंदरगाह को देखा और अंत में एक कदम आगे बढ़कर पोर्टल में प्रवेश किया। जिस क्षण इवान के शरीर ने पोर्टल को छुआ, पोर्टल चमक उठा और वह 9वीं मंजिल से गायब हो गया। जब वह पोर्टल में प्रवेश करने के बाद अपने होश में आया तो इवान ने खुद को एक विशाल द्वार के सामने खड़ा पाया जो एक भयावह आभा छोड़ रहा था। विशाल द्वार को देखकर इवान ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। मुझे नहीं पता कि 9वीं मंजिल पर क्या हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने किसी तरह इसे पार कर लिया है, इवान ने धीमी आवाज में कहा कि विशाल द्वार को देखकर जो 10वीं मंजिल पर स्थित बॉस रूम का संकेत था। ये पुष्टि करने के बाद कि वह वास्तव में 10वीं मंजिल पर था, इवान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये देखने का समय है कि क्या मैं एक ही समय में खंडहर और कालकोठरी का पुरस्कार ले सकता हूं, इवान ने कहा और अपने क्लोन को बनाने के लिए अपने छाया क्लोन कौशल का उपयोग किया। अपना शैडो क्लोन बनाने के बाद इवान ने अपने अधिकांश शैडो मरे हुए लोगों को छोड़ दिया, जिसमें एशर, एलिसिया, स्नो, गोबो और अन्य शामिल थे, और अपने शैडो स्टोरेज में केवल 500 शैडो मरे हुए लोगों को रखा। अपना क्लोन बनाने और शैडो मरे हुए लोगों को छोड़ने के बाद इवान अपने क्लोन और शैडो मरे हुए लोगों को 10वीं मंजिल पर छोड़कर 7वीं मंजिल पर वापस आ गया। 7वीं मंजिल पर लौटने के बाद इवान तुरंत छोटी चट्टान के सामने चला गया और एक बार फिर छिपे हुए आयाम में प्रवेश किया। छिपे हुए आयाम में प्रवेश करने पर उसने एक बार फिर खुद को भयानक दिखने वाले काले जंगल में खड़ा पाया। जंगल में वापस आने के बाद इवान ने बिना समय बर्बाद किए और तेजी से एल्ड्रिच प्राणी की दिशा में आगे बढ़ा। कुछ ही मिनटों में इवान जंगल के केंद्र में पहुंच गया और उसने देखा कि एल्ड्रिच प्राणी जैसा कुत्ता अभी भी मुरझाए हुए विशाल काले पेड़ के नीचे सो रहा है। एल्ड्रिच प्राणी को देखने के बाद इवान ने एक गहरी सांस ली और अपने क्लोन के साथ अपने संबंध का उपयोग किया। आगे बढ़ो, उसने अपने क्लोन को निर्देश दिया, जिसने तुरंत जवाब दिया और बूस रूम का दरवाजा खोला, छाया मरे हुए लोगों के साथ प्रवेश किया। जब उसका क्लोन और छाया मरे हुए लोग बॉस रूम के गेट से गुजरे तो उन्होंने खुद को एक विशाल खाली मैदान के बीच में खड़ा पाया। लेकिन किसी ने भी अपने आसपास के माहौल पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी नज़रें उस विशाल गैंडे पर टिकी थी जो अपनी ठंडी नीली आंखों से उन्हें देख रहा था। गैंडा भूरे रंग का था और 15 मीटर लंबा था। उसकी नाक के ऊपर से 20 इंच लंबा नुकीला खंजर जैसा घुमावदार सींग निकल रहा था और उसके चारों ओर बिजली की चिंगारी चमक रही थी। गैंडे के चारों ओर की आभा एशर की आभा से थोड़ी ज्यादा मजबूत थी और यह रैंक 1 के शिखर पर भी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या करना है, इसे जितनी जल्दी हो सके मार डालो, इवान ने बॉस रूम में प्रवेश करने के बाद अपने छाया मरे हुए लोगों को आदेश दिया। इवान का आदेश सुनकर एशर ने नेतृत्व संभाला और गैंडे की ओर दौड़ा। आशेर को अपनी ओर आते देख गैंडे ने तुरंत अपने क्षेत्र का इस्तेमाल किया। 500 मीटर के क्षेत्र में बिजली तत्व का घनत्व अचानक बढ़ गया और गैंडे के सभी कौशल की शक्ति बहुत बढ़ गई। उसी समय सभी छाया मरे हुए जो अभी भी एस रैंकर थे, उन्होंने क्षेत्र के दमन को महसूस किया और उनकी शक्तियों में काफी कमी आई। जब आशेर ने गैंडे के क्षेत्र को देखा तो उसने सूंघकर अपना क्षेत्र खोल दिया। हालांकि गैंडे की आभा एशर की आभा से थोड़ी ज्यादा मजबूत थी, फिर भी एशर गैंडे के प्रभाव को कम करने में सक्षम था और उसने सभी शैडो अनडेड को अपनी चरम शक्ति वापस पाने की अनुमति दी। जैसे ही शैडो अनडेड और गैंडे के बीच लड़ाई शुरू हुई, इवान का शैडो क्लोन उनसे पीछे हट गया ताकि वह उनकी लड़ाई के बीच में न फंस जाए। अपने क्लोन की आंखों से इवान अपने शैडो अनडेड और गैंडे के बीच की लड़ाई को अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ देख रहा था। लड़ाई देखते हुए वह लगातार अपने शैडो अनडेड को ठीक करने के लिए अपने मैना का उपयोग कर रहा था ताकि उनकी संख्या कम न हो। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, गैंडे के शरीर पर घाव होने लगे। हालांकि गैंडा एशर से थोड़ा ज्यादा मजबूत था, लेकिन जब हजारों एस रैंकर्स ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना एक ही समय में उस पर हमला किया तो वह कुछ नहीं कर सका। अचानक एलिसिया ने एशर द्वारा गैंडे के शरीर पर लगाए गए घाव का फायदा उठाया और अपने भाले को उसकी पीठ में और भी गहराई तक घुसा दिया।
उसकी पीठ में छेद करने के बाद एलिसिया ने उसके शरीर में मैना का एक विस्फोट छोड़ा, जिससे उसके आंतरिक अंगों को काफी नुकसान पहुंचा। रावा गैंडा दर्द से दहाड़ उठा और एक बड़ा मुंह खून से भर गया। जब इवान ने देखा कि गैंडा अपनी सीमा तक पहुंच रहा है तो उसने कहा, ये जल्द ही खत्म हो जाना चाहिए। लगभग 3 मिनट बाद गैंडे का विशाल शरीर जमीन पर गिर गया और उसका जीवन आभा गायब हो गया। जल्द ही गैंडे का शरीर धूल में बदल गया और उस जगह पर एक छोटा सा चांदी के रंग का कागज दिखाई दिया जहां एक पल पहले गैंडे का शरीर था। जैसे ही गैंडा मर गया और इवान ने साफ करने के इनाम को देखा, उसकी आंखें तेज हो गईं और उसने अपने क्लोन को उसे अपने छाया भंडारण में रखने का आदेश दिया। कनेक्टेड शैडो स्टोरेज के माध्यम से क्लोन द्वारा अपने शैडो स्टोरेज में रखा गया सिल्वर रंग का पेपर इवान के शैडो स्टोरेज में दिखाई दिया। जिस क्षण इवान ने पुष्टि की कि कालकोठरी साफ करने का इनाम उसके शैडो स्टोरेज में था, उसने 500 शैडो मरे हुए लोगों को छोड़ दिया जिन्हें वह अपने साथ लाया था। मुझे इस एल्ड्रिच प्राणी को मारना होगा इससे पहले कि कालकोठरी मुझे बाहर भेज दे, उसने अपने शैडो मरे हुए लोगों को छोड़ने और अपने शैडो कब्जे के कौशल को सक्रिय करने के बाद कहा। अध्याय 672 एल्ड्रिच प्राणी के विरुद्ध भाग 1। यदि यह एक सामान्य कालकोठरी होती तो इवान एल्ड्रिच प्राणी को मारे बिना खंडहर का इनाम छीन लेता और वहां से भाग जाता। आमतौर पर लोग खंडहर की रखवाली करने वाले राक्षस को मारे बिना उससे इनाम नहीं ले सकते, लेकिन इवान के पास नियम तोड़ने वाला शीर्षक है जो उसे कालकोठरी के सभी नियमों को अनदेखा करने की अनुमति देता है। अपनी उपाधि के प्रभाव का उपयोग करके वह राक्षस को मारे बिना भी खंडहर का इनाम ले सकता है। लेकिन समस्या यह है कि विश्व डोमेन वास्तव में एक अजीब जगह है। जिस क्षण से उसने विश्व डोमेन में प्रवेश किया, उसके तीनों शीर्षकों ने अपना प्रभाव खो दिया। चाहे वह नियम तोड़ने वाला हो या छाया क्षेत्र का स्वामी, उसके सभी शीर्षकों ने अपना प्रभाव खो दिया। उसका शीर्षक द कर्स्ड वन तो उसकी स्थिति विंडो से भी गायब हो गया। पहले तो इवान को लगा कि केवल उसका शीर्षक द कर्स्ड वन ही काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब वह चौथी मंजिल पर पहुंचा, जहां वह मंजिल के नियमों के कारण अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके झील को स्कैन करने में सक्षम नहीं था, तो उसे एहसास हुआ कि उसका शीर्षक नियम तोड़ने वाला भी काम नहीं कर रहा था। यदि वह नियम तोड़ने वाले शीर्षक के प्रभाव का उपयोग कर सकता था तो वह झील के पानी में प्रवेश किए बिना अपने लाइटनिंग बो का उपयोग करके सीधे रैंक 1 मॉन्स्टर को मार गिराता। चौथी मंजिल पर भले ही इवान को अपने शीर्षकों के प्रभावों के बारे में संदेह था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वे वास्तव में काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब वह 7वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसका संदेह निश्चितता में बदल गया। 7वीं मंजिल पर उसे अपने शीर्षक नियम तोड़ने वाले के प्रभाव के कारण अपने सभी कौशल और मन का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन अन्य लोगों की तरह वह केवल 7वीं मंजिल पर अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था, जिसने उसके अनुमान की पुष्टि की कि विश्व डोमेन में उसके शीर्षक बेकार थे। यह महसूस करने के बाद कि उसके शीर्षक काम नहीं कर रहे थे, इवान जानता था कि अगर वह खंडहरों का इनाम लेना चाहता था तो उसके पास एल्ड्रिच प्राणी को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिस क्षण इवान ने अपने साथ लाए गए सभी 500 छाया मरे हुए प्राणियों को छोड़ा, एल्ड्रिच प्राणी जैसे कुत्ते की सैकड़ों आंखें खुल गईं और उसने उनकी दिशा में देखा। जैसे ही एल्ड्रिच प्राणी ने छाया मरे हुए प्राणियों को देखा, उनके चारों ओर का स्थान जम गया और एक डरावनी आभा उनके शरीर पर दबाव डालने लगी। यदि वे सामान्य राक्षस होते तो एल्ड्रिच प्राणी की डरावनी आभा के कारण छाया मरे हुए प्राणी पहले ही डरे हुए पिल्लों में बदल गए होते, लेकिन छाया मरे हुए प्राणियों में से कोई भी सामान्य राक्षस नहीं था। उन सभी ने अपने शरीर को अपनी सीमा तक धकेला और दबाव के कारण टूट रहे अपने शरीर की परवाह किए बिना उस पर हमला किया। एल्ड्रिच प्राणी की आंखों में एक आश्चर्य की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने देखा कि छाया मरे हुए प्राणी उसके प्रभाव में होने के बावजूद भी उस पर हमला करने में सक्षम थे। हालांकि छाया मरे हुए लोगों ने उस पर हमला किया, लेकिन उनके हमलों की शक्ति इतनी कम थी कि एल्ड्रिच प्राणी ने खड़े होने की भी जहमत नहीं उठाए और बस अपने एक पंजे से वार किया, जिससे एल्ड्रिच ऊर्जा की एक लहर हमलों की ओर चली गई। छाया मरे हुए लोगों के हमले और एल्ड्रिच ऊर्जा की लहर एक दूसरे से टकराए और एक बड़े विस्फोट ने पूरे जंगल को हिला दिया और छाया मरे हुए लोगों के सभी हमले एल्ड्रिच ऊर्जा द्वारा नष्ट कर दिए गए। चारों ओर काला धुआं भर गया और एल्ड्रिच ऊर्जा के प्रभाव के कारण छाया मरे हुए लोगों के शरीर काले धुएं के संपर्क में आने पर बिखरने लगे। हालांकि एल्ड्रिच प्राणी ने छाया मरे हुए लोगों के सभी हमलों को आसानी से नष्ट कर दिया, लेकिन जब मौका मिला तो खड़ा न होना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चटक, काले धुएं के बीच लाल बिजली की एक चिंगारी अचानक चटकने लगी। एल्ड्रिच प्राणी को लगा कि कुछ गड़बड़ है जब उसने लाल बिजली की चिंगारी को देखा और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, वूश, एक रक्त बिजली भाला काले धुएं को चीरता हुआ मिसाइल की तरह उसकी ओर आया। हालांकि भाला प्रकाश की गति से उसकी ओर आया था, लेकिन एल्ड्रिच प्राणी घबराया नहीं और उसके सामने एक बैंगनी रंग की ढाल बन गई। रक्त बिजली भाला एक पल में ढाल के सामने पहुंच गया और ढाल से टकराने से ठीक पहले एक ठंडी राक्षसी आवाज गूंजी, मास्टर ऑफ द शैडोज। स्विश,
अचानक एक काली आभा ने रक्त बिजली भले को ढक लिया और विनाश की एक भयावह भावना ने एल्ड्रिच प्राणी को घेर लिया। मास्टर ऑफ शैडोज प्राधिकरण अपने अधिकार मास्टर ऑफ शैडोज का उपयोग करके आप अपने सभी कौशल को पूर्ण प्रभाव दे सकते हैं। पूर्ण प्रभाव के दौरान आपके सभी कौशल लक्ष्य की 100% रक्षा को अनदेखा कर देंगे। आपके कौशल आपके रैंक द्वारा प्रतिबंधित नहीं होंगे और गंभीर हिट की संभावना 75% बढ़ जाती है। प्राधिकरण को सक्रिय करने के बाद मास्टर ऑफ शैडोज का पूर्ण प्रभाव 20 सेकंड तक रहेगा। मास्टर ऑफ शैडोज प्राधिकरण का उपयोग महीने में केवल एक बार किया जा सकता है और इसे सक्रिय करने के लिए विश्वसार की आवश्यकता होती है। रक्त बिजली भला अंततः ढाल के संपर्क में आया और ... टूट गया। ढाल एक नाजुक कांच की तरह बिखर गई। एल्ड्रिच प्राणी की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं और उसने भाले के रास्ते से दूर जाने की कोशिश की। हालांकि एल्ड्रिच प्राणी ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रक्त बिजली के भाले ने उसकी सख्त त्वचा को छेद दिया और उसके शरीर में और भी गहराई तक धंस गया। रक्त बिजली के विनाश का प्राथमिक प्रभाव प्रभावी हुआ और इसने एल्ड्रिच प्राणी के आंतरिक अंगों को नष्ट करना शुरू कर दिया। वो एल्ड्रिच प्राणी दर्द से चिल्लाया और भूरे रंग का खून खांसने लगा। वूश! अचानक हवा के झोंके ने उस क्षेत्र को ढंकने वाले धुएं को उड़ा दिया और एक काला वेयरवुल्फ जो रक्त बिजली से ढका हुआ था वहां दिखाई दिया। कालकोठरी मुझे बाहर भेज रही है, इवान ने मन ही मन सोचा जब उसे लगा कि वह कालकोठरी से बाहर टेलीपोर्ट होने वाला है और उसने एल्ड्रिच प्राणी को देखा जो अभी भी जीवन शक्ति से भरा हुआ था। हालांकि उनके अधिकार मास्टर ऑफ शैडोज द्वारा संचालित ब्लड लाइटनिंग स्पीयर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यह एल्ड्रिच प्राणी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये देखते हुए कि उसके पास एल्ड्रिच प्राणी को मारने के लिए बस कुछ सेकंड बचे थे, इवान ने अपनी चपलता बढ़ाने के लिए ब्लड लाइटनिंग का इस्तेमाल किया और तुरंत एल्ड्रिच प्राणी के सामने प्रकट हुआ। एल्ड्रिच प्राणी अभी भी दर्द में चिल्ला रहा था क्योंकि बिजली का भाला उसके शरीर के अंदर गड़बड़ी कर रहा था, इसलिए जब इवान उसके सामने आया तो वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। इवान की आंखों में समय धीमा हो गया क्योंकि उसने टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल को सक्रिय किया। उसने धीमी गति में देखा कि कैसे एल्ड्रिच प्राणी दर्द में चिल्ला रहा था। ब्लडलस्ट क्रिम्सन व्हील। इवान ने अचानक एक ही समय में एल्बेलू के दोनों अद्वितीय कौशल को सक्रिय कर दिया और उसकी आभा एक भयावह स्तर पर पहुंच गई। ब्लडलस्ट अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर 3 मिनट की अवधि के लिए उपयोगकर्ता की शक्ति 300% बढ़ जाती है। जब कौशल सक्रिय होता है तो उपयोगकर्ता को मारने की तीव्र इच्छा होगी और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह अपनी तर्कसंगतता खो देगा और एक नासमझ हत्यारा बन जाएगा। क्रिम्सन व्हील अद्वितीय कौशल ब्लड लाइटनिंग को माध्यम के रूप में उपयोग करके उपयोगकर्ता आंशिक रूप से अमूर्त हो सकता है। इस अवस्था में रहते हुए उपयोगकर्ता बाधाओं और हमलों से गुजर सकता है। यह अवस्था 15 सेकंड तक रहेगी। जब उपयोगकर्ता आंशिक रूप से अमूर्त अवस्था में होता है तो कौशल की शक्ति 150% बढ़ जाती है। शांत होने का समय 6 घंटे। गड़गड़ाहट। इवान की भयानक आभा के कारण पूरा छिपा हुआ आयाम हिलने लगा और यहाँ तक कि दर्द से कराह रहा एल्ड्रिच प्राणी भी अपने शरीर में घुटन महसूस करने लगा। इवान के सम्राट कोर के अंदर की छाया ऊर्जा हिलने लगी और उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के करीब ला दिया। चटकना। बिजली चमकने लगी और उसके हाथों की हथेलियों के बीच काली रक्त बिजली का एक गोला बनने लगा। पूरे छिपे हुए आयाम का अंतरिक्ष अवरोध हिलने लगा और चारों ओर एक भयानक आभा भर गई। बिजली के गोले की आभा को महसूस करते ही एल्ड्रिच प्राणी की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। एल्ड्रिच प्राणी अपनी जगह से दूर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाता। आत्मा अवशोषण। इवान ने काली रक्त बिजली की शक्ति बढ़ाने के लिए 10,000 आत्माओं की बलि दी और एल्ड्रिच प्राणी की ओर एक मैना तोप की तरह केंद्रित काली रक्त बिजली छोड़ी। अध्याय 673 एल्ड्रिच प्राणी के विरुद्ध भाग 2। जैसे ही इवान ने आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग किया, ब्लैक ब्लड लाइटनिंग की शक्ति एक भयावह स्तर पर पहुंच गई। इवान के हाथ, जिनका उपयोग वह बिजली के गोले को पकड़ने के लिए कर रहा था, बिजली की शक्ति के कारण बिखरने लगे। हालांकि उसके हाथ बिखर रहे थे, इवान ने इसकी परवाह नहीं की और बिजली के गोले की शक्ति को एल्ड्रिच प्राणी की ओर एक मैना तोप की तरह छोड़ दिया। बिजली की किरण ने एल्ड्रिच प्राणी के पूरे शरीर को अपने में समाहित कर लिया और एक सर्वनाशकारी तोप की तरह आगे बढ़ी, जो उसके रास्ते में आई हर चीज को नष्ट कर दिया। एल्ड्रिच प्राणी जब ब्लैक ब्लड लाइटनिंग की किरण से घिरा तो वह डर के मारे चीख उठा और 1 सेकंड से भी कम समय में उसका शरीर इवान के हाथ की तरह उदासीन हो गया। धमाका। इवान ने अचानक एक तेज आवाज सुनी और एल्ड्रिच प्राणी के एक छोटे से अंग को देखा जो किसी तरह बिजली के हमले से बच गया था। इवान को उस छोटे अंग की परवाह नहीं थी क्योंकि उसका शरीर पहले से ही आधा पारदर्शी हो चुका था, जिसका मतलब था कि उसे कालकोठरी से बाहर भेजा जाने वाला था। इवान को अपने दोनों हाथ खोने के बाद तेज दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने डेथ ट्रांसफर स्किल का इस्तेमाल भी नहीं किया और तुरंत गोल्डन कलर के पेपर की ओर भागा जो कालकोठरी को साफ करने का इनाम था।
पेपर के सामने पहुंचने के बाद उसने अपने एक पैर का इस्तेमाल करके उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पेपर को पकड़ने की कोशिश की तो एक अजीब शक्ति ने इवान की हरकत को रोक दिया, जिससे वह पेपर नहीं ले पाया। क्या अंडरस्को? इवान तब हैरान रह गया जब वह पेपर नहीं ले पाया और उसका दिमाग इसका कारण खोजने में लग गया। वह अभी भी टेम्पोरल वेलोसिटी स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसके दिमाग ने एक पल में ही सब कुछ समझ लिया और उसे तुरंत इसका कारण पता चल गया। एल्ड्रिच प्राणी अभी भी जीवित है, उसने सोचा और उस छोटे अंक को देखा जो पहले नष्ट नहीं हुआ था। इवान को लग रहा था कि उसे 2 सेकंड से भी कम समय में बाहर भेज दिया जाएगा और अगर उसने उस अंक को नष्ट नहीं किया तो वह बर्बादी का इनाम नहीं ले पाएगा। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए इवान की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। एक माइक्रोसेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने अपनी बिजली के कौशल का इस्तेमाल किया। अचानक उसके शरीर से काली रक्त बिजली का एक तूफान फूट पड़ा और उसने उसे एल्ड्रिच प्राणी के छोटे अंक की ओर छोड़ दिया। इवान जानता था कि अगर वह केवल काली रक्त बिजली का इस्तेमाल करता है तो वह समय पर छोटे अंक को नष्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए बिजली के तूफान को छोड़ने के तुरंत बाद उसने इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में 20,000 आत्माओं का इस्तेमाल किया। आर्ग! इवान दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसका पूरा शरीर शक्तिशाली बिजली के प्रभाव में विघटित होने लगा। सिर्फ आधे सेकंड में उसकी सारी त्वचा गायब हो गई, जिससे वह एक भयानक जानवर जैसा दिखने लगा। क्षति इतनी अधिक थी कि इवान को बेहोश न होने और अपनी जान बचाने के लिए डेथ ट्रांसफर का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पफिंग ध्वनि के साथ एल्ड्रिच प्राणी का छोटा अंग अचानक फट गया और गायब हो गया। इवान ने तुरंत बिजली के तूफान का उपयोग करना बंद कर दिया और सुनहरे रंग के कागज को देखा। हालांकि उसने 1 सेकंड से भी कम समय पहले डेथ ट्रांसफर कौशल का उपयोग किया था, इवान का अधिकांश शरीर अभी भी टूटी हुई स्थिति में था क्योंकि उसने डेथ ट्रांसफर कौशल का उपयोग करने के तुरंत बाद लाइटनिंग स्टॉर्म का उपयोग करना बंद नहीं किया था। इवान द्वारा लाइटनिंग स्टॉर्म का उपयोग शुरू किए हुए 1.5 सेकंड बीत चुके थे और कालकोठरी से बाहर भेजे जाने से पहले उसके पास केवल आधा सेकंड बचा था। इवान का पूरा शरीर दर्द के कारण उसे हिलना बंद करने के लिए विनती कर रहा था, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और सुनहरे रंग के कागज को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अचानक एक चमकदार रोशनी ने इवान के शरीर को घेर लिया और वह छिपे हुए आयाम से गायब हो गया। जिस क्षण चमकदार रोशनी चमकी, इवान ने महसूस किया कि उसका दिमाग खाली हो गया है और वह होश खोने लगा। इससे पहले कि वह पूरी तरह से बेहोश हो जाए और उसकी दृष्टि अंधकार में हो जाए, उसकी आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी। आपने द डीड्स ऑफ द एल्डोरिया सिटी प्राप्त कर लिया है। 9वीं मंजिल। इवान 6 सेकंड। अरे, यह आदमी निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। कोई व्यक्ति कुछ ही सेकंड में उच्च स्तर की मंजिलों को कैसे साफ कर सकता है? शायद वह बहुत शक्तिशाली है। कालकोठरी के बाहर का माहौल जीवंत था और लोग गंभीर चर्चा में लगे हुए थे। अधिकांश लोग हैरान थे क्योंकि इवान मंजिलों को साफ करने में बहुत कम समय लगा रहा था और वे सोच रहे थे कि वह ऐसा कैसे कर रहा है। मोगुल और अन्य लोग भी होलोग्राफिक स्क्रीन को उत्सुकता से देख रहे थे और इसके फिर से अपडेट होने का इंतजार कर रहे थे। चूंकि इवान का नाम 9वें कॉलम में दिखाई दिया था, इसलिए सभी को पता था कि वह वर्तमान में 10वीं मंजिल पर है, जो कालकोठरी की आखिरी मंजिल थी। जब वे बिना पलक झपकाए होलोग्राफिक स्क्रीन को देखते रहे तो उन्होंने आखिरकार कुछ मिनटों के बाद इसमें बदलाव देखा। मोगुल और अन्य अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और उनके दिल युद्ध के नगाड़ों की तरह धड़कने लगे। अचानक होलोग्राफिक स्क्रीन थोड़ी हिली और 10वें कॉलम पर कुछ दिखाई दिया। 10वीं मंजिल। इवान 5 मिनट 48 सेकंड / जिस क्षण होलोग्राफिक स्क्रीन का अंतिम कॉलम जला और उस पर इवान का नाम दिखाई दिया, कालकोठरी के बाहर का वातावरण पूरी तरह से शांत हो गया। लोगों ने बात करना बंद कर दिया और केवल लोगों के दिल की धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं। धमाका, धमाका, धमाका। अचानक शक्तिशाली आभा ने आसपास के वातावरण को भर दिया क्योंकि मोगुल और अन्य लोगों ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। हालांकि वहां मौजूद सभी लोगों को घुटन भरा दबाव महसूस हुआ, लेकिन किसी ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं की और वे बिना कुछ कहे होलोग्राफिक स्क्रीन को देखते रहे। लगभग 15 सेकंड बाद कालकोठरी के द्वार के बाहर एक चमकदार सफेद रोशनी चमकी और वूश 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 10वीं मंजिल पर मौजूद सभी छाया मरे हुए एक एक करके वहां दिखाई देने लगे। 3 सेकंड से भी कम समय में 10वीं मंजिल पर मौजूद सभी छाया मरे हुए कालकोठरी के बाहर दिखाई दिए। जब लोग सोच रहे थे कि इतने सारे काले राक्षस कहां से आए, तो एक और चमकदार सफेद रोशनी चमकी और धमाका। कुछ और छाया मरे हुए लोगों के साथ एक काला नग्न बेहोश वेयरवुल्फ भी कालकोठरी के बाहर दिखाई दिया। अध्याय 674 बारिश भाग 1। अंधेरे से भरे कमरे में इवान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी गहरी काली आंखों में एक क्षणिक उलझन की झलक दिखाई दी, फिर उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। बेहोश होने से पहले क्या हुआ था, ये याद करते हुए वह जल्दी से उठकर बैठ गया और अपने आसपास के माहौल का आकलन करने के लिए अपने चारों ओर देखा।
ये देखने के बाद कि वह नीले आसमान के नीचे नग्न लेटे होने के बजाय एक आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसने राहत की सांस ली और अपने शरीर की स्थिति को देखा। यह मेरी छाया, मरे हुए लोगों ने ही मेरे छाया भंडारण से कपड़े निकाले और मुझे कपड़े पहनाए होंगे, इवान ने सोचा जब उसने देखा कि वह अपने छाया भंडारण के अंदर मौजूद कपड़ों में से एक पहने हुए था। एक बार जब उसने अपनी स्थिति का आकलन किया तो इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया और देखा कि वह उस इमारत में था जहां वह कालकोठरी शहर में आने के बाद अपनी पहली रात को रुका था। एशर और उसके छाया मरे हुए लोग उसके कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे और काजिल, वोलाक और एक्लिप्स उस कमरे के अंदर छिपे हुए थे जहां वह सो रहा था। अच्छा, इवान ने संतोष में अपना सिर हिलाया, ये देखकर कि उसके छाया मरे हुए लोग बेहोश होने पर कैसे व्यवहार करते थे। उसने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को अपने कमरे से दूर नहीं फैलाया क्योंकि वह किसी को सचेत नहीं करना चाहता था कि वह जाग गया है। मोगुल और अन्य लोगों से मिलने से पहले वह सबसे पहले ये देखना चाहता था कि उसने सभी परेशानियों से गुजरने के बाद क्या हासिल किया है। मैंने पहले इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने वास्तव में एक ही दिन में उस पूरे कालकोठरी को साफ कर दिया। हो, इवान ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी नज़र के साथ खुद से कहा, लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। मुझे अभी भी वह क्षण याद है जब मैंने खंडहर का इनाम देने वाले सुनहरे कागज़ को छुआ था। यह एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और मेरे शरीर के अंदर चला गया। इवान ने कहा। उसे याद आया कि खंडहर से बाहर भेजे जाने से ठीक पहले क्या हुआ था। उसने अपनी स्टेटस विंडो खोली और उन नोटिफिकेशन को देखा जो उसे गोल्डन पेपर के उसके शरीर के अंदर जाने के बाद मिले थे। आपने द डीड ऑफ द एल्डोरिया सिटी हासिल कर लिया है। द डीड ऑफ द एल्डोरिया सिटी की वजह से आपको ओनर ऑफ द एल्डोरिया सिटी की उपाधि मिली है। ओनर ऑफ द एल्डोरिया सिटी, यह उपाधि आपको एल्डोरिया सिटी पर पूरा नियंत्रण देती है। एल्डोरिया सिटी के अंदर रहते हुए आप दुनिया के कानूनों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार उनमें हेरफेर कर सकते हैं। ओनर ऑफ एल्डोरिया सिटी की उपाधि का उपयोग करके आप दुनिया में कहीं से भी साल में एक बार एल्डोरिया सिटी में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। अपने नए शीर्षक के विवरण को पढ़ने के बाद इवान की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। यह पागलपन है, उसने कांपती आवाज में कहा, अपने दिल को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेते हुए जो युद्ध के ड्रम की तरह धड़क रहा था। वह नहीं जानता था कि दुनिया के नियमों को नियंत्रित करने का क्या मतलब है, लेकिन उसकी आंतरिक भावना उसे बता रही थी कि यह पागलपन है और उसके भविष्य के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। इसके अलावा ये तथ्य कि वह दुनिया में कहीं से भी साल में एक बार एल्डोरिया सिटी में वापस टेलीपोर्ट कर सकता है, उसे और भी अधिक प्रसन्न करता है। चूंकि मैं दुनिया में कहीं से भी वापस यहाँ टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं यूटोपिया से भी यहाँ वापस आ सकता हूँ, है ना? इवान ने अपने चेहरे पर अभी भी चौंकते हुए भाव के साथ खुद से कहा। जब वह इस शीर्षक के संभावित उपयोग के बारे में सोच रहा था तो अचानक उसके दिमाग में एक और बात आई। मेरा शीर्षक द कर्स्ड वन यहाँ काम नहीं करता है, इसलिए अगर मुझे कभी ऐसा लगे कि यह शीर्षक मुझे बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है तो मैं इसके प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए यहाँ वापस आ सकता हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। एक बार जब इवान ने अपने नए शीर्षक के प्रभावों की पुष्टि की तो वह खुद को खुश महसूस करने से नहीं रोक सका कि उसने खंडहरों का इनाम पीछे नहीं छोड़ा है। ओह ठीक है, मुझे अभी भी वह इनाम देखना है जो मुझे कालकोठरी साफ करने के बाद मिला था। इवान ने अचानक उस चांदी के रंग के कागज के बारे में सोचा जो उसके क्लोन को 10वीं मंजिल पर मिला था और उसने अपने छाया भंडारण में देखा। अपने छाया भंडारण में देखने पर उसने देखा कि एक कोने में चांदी के रंग का कागज पड़ा हुआ है। कागज को देखते हुए उसने इच्छा की और चांदी के रंग का कागज उसके सामने प्रकट हुआ। कानूनसार गोली केवल एल्डोरिया शहर के मूल निवासियों द्वारा उपयोग की जा सकती है। इवान ने बिना किसी भाव के चांदी के रंग के कागज का विवरण पढ़ा। एक बार जब उसने इसका विवरण पढ़ा तो उसने इसे वापस अपने छाया भंडारण में रख दिया और खड़ा हो गया। खैर, हालांकि यह बिल्कुल वही चीज नहीं है जो वे चाहते थे, ये कुछ न होने से तो बेहतर ही है, उसने खड़े होने के बाद खुद से कहा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उस पूरी इमारत को स्कैन किया जहां वह रह रहा था। कुछ ही सेकंड में उसने मोगुल और अन्य लोगों को पाया जो इमारत के हॉल रूम में इधर उधर घूम रहे थे। वे जल्द से जल्द इवान से बात करना चाहते थे, लेकिन उसके शैडो अनडेड ने उन्हें उसके बेहोश होने के दौरान उसके पास जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि वे अपनी शक्तियों का उपयोग करके इवान से जबरदस्ती मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे अनावश्यक रूप से लड़ना नहीं चाहते थे। जब इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया तो उसने अपनी उपस्थिति छिपाने की कोशिश नहीं की, इसलिए मोगुल और अन्य लोगों ने आसानी से देखा कि वह जाग गया है। वे उसकी ओर दौड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि वह उनकी ओर आ रहा है तो वे रुक गए। लगभग 1 मिनट बाद उन्होंने इवान को अपनी ओर आते देखा। वे उससे कालकोठरी को साफ करने के बाद मिले इनाम के बारे में पूछने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछ पाते, इवान ने अपना एक हाथ उठाया, उन्हें रुकने का संकेत दिया।
मुझे पता है कि आप सभी के पास बहुत सारे इनाम हैं, लेकिन पहले आइए एल्डोरिया शहर पर लौटते हैं। कुछ और करने से पहले मुझे कुछ पुष्टि करनी है। इवान की बात सुनकर नोअर और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ देर बाद बिना कुछ पूछे अपना सिर हिला दिया। एडवर्ड ने कहा, चलो वापस लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करते हैं, और किसी ने भी उसके सुझाव पर आपत्ति नहीं जताई। इवान को पहले से ही टेलीपोर्टेशन गेट के बारे में पता था, क्योंकि मोगुल ने उसे इसके बारे में तब बताया था जब वे डेंगॉन टाउन की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए जब उसने उनकी बात सुनी तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। एक बार जब उन्होंने टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करने का फैसला किया तो उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत डेंगॉन टाउन की टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग में आ गए। टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग में प्रवेश करने के बाद उन्होंने टेलीपोर्टेशन गेट को सक्रिय किया और एल्डोरिया सिटी वापस आ गए। अध्याय 675 बारिश भाग 2। इवान और अन्य लोगों ने टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग किया और एल्डोरिया सिटी वापस आ गए। क्या आप हमें अब बता सकते हैं कि डेंगॉन को साफ करने का इनाम क्या था? मोगुल ने अधीर स्वर में पूछा जब वे एल्डोरिया सिटी वापस लौटे। टेलीपोर्टेशन गेट। बस एक मिनट रुको, इवान ने मोगुल की बात सुनकर कहा और टेलीपोर्टेशन गेट बिल्डिंग से बाहर निकल गया। नोअर और अन्य लोग उलझन में एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इवान क्या करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वे उलझन में थे, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा और टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग से बाहर निकल गए। बिल्डिंग से बाहर आने के बाद इवान ने अपने छाया पंखों का इस्तेमाल किया और एल्डोरिया सिटी के नीले आसमान में उड़ गया। चलो देखते हैं। आसमान में पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी आंखें बंद करने के बाद उसने अपने नए खिताब का इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसे ही इवान ने अपने नए खिताब का इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया। नोअर, मोगुल, अलूमी और एडवर्ड, जो उलझन में जमीन से उसे देख रहे थे, उसके आसपास के बदलावों को देखकर दंग रह गए। इससे पहले कि वे समझ पाते कि इवान शक्तिशाली है और वह आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, लेकिन अब वे उससे कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे। वे उससे कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमज़ोर हो गया था। इसके विपरीत मोगुल और अन्य लोग बता सकते थे कि वह अचानक इतना शक्तिशाली हो गया था कि वे अब उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। जैसे ही इवान ने अपने खिताब का इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसकी सभी इंद्रियां अचानक असाधारण रूप से बढ़ गईं। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन फिर भी वह पूरे एल्डोरिया शहर के भीतर सब कुछ देखने में सक्षम था। शहर के बाजार से लेकर शहर के केंद्र क्षेत्र तक जहां 4 महान कबीले स्थित थे, वह बिना किसी समस्या के सब कुछ देख सकता था। एल्डोरिया एक विशाल शहर था जो एस्टार्ट शहर से कम 10 गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी इवान पूरे शहर के भीतर सब कुछ आसानी से देख पा रहा था। जैसे ही उसने अपने खिताब के प्रभाव के बारे में सोचा और दुनिया के नियमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, इवान को अचानक अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। जिस क्षण इवान ने अपने शरीर में शक्ति का एहसास किया, उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि वह कुछ भी कर सकता है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और साफ नीले आसमान को देखा। साफ नीले आसमान को देखते हुए उसने धीरे से अपना मुंह खोला। बारिश, उसने धीमी आवाज में कहा। हालांकि इवान ने यह शब्द धीमी आवाज में कहा था, लेकिन किसी कारण से यह पूरे एल्डोरिया शहर में स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। एल्डोरिया शहर के सभी लोगों ने आसमान की ओर देखा और पाया कि चमकीला नीला आसमान अचानक काला पड़ने लगा और काले बादलों ने एक पल में आसमान को ढक लिया। ये देखकर लोग दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी असामान्य घटना नहीं देखी थी जहां साफ आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया हो। गरज, पूरे शहर में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और बारिश होने लगी। मोगुल और अन्य लोगों ने चौंक कर सब कुछ देखा। अन्य लोगों को नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन उन चारों ने स्पष्ट रूप से सुना कि इवान ने अभी कुछ क्षण पहले क्या कहा था। अंधेरे को साफ करने के बाद उसे किस तरह का इनाम मिला? अलूमी ने अविश्वास से भरी आवाज में पूछा। नोअर और अन्य लोगों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यही सवाल उनके दिमाग में चल रहा था। इवान ने जो कुछ किया था, उसे देखने के बाद वे सभी निश्चित थे कि अगर वह उन्हें मारना चाहता है तो उसे बस कुछ शब्द कहने होंगे। मैं अब उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, मोगुल ने मन ही मन सोचा जब उसने देखा कि अभी क्या हुआ है। शुरू में वह सोच रहा था कि अगर कालकोठरी का इनाम उन सभी के सोचे हुए से कुछ अलग निकला और प्रतिबंधों से मुक्त होने में उनकी मदद नहीं की, तो वह इवान से डोमेन ब्रेकर फल छीनने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। लेकिन इवान ने जो कुछ किया और अपने आसपास की आभा को महसूस करने के बाद वे सभी विचार उसके दिमाग से गायब हो गए। इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि मोगुल और अन्य क्या सोच रहे थे, और उसने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ काले आसमान को देखा। रुको, उसने सोचा, और आसमान से सारे काले बादल गायब हो गए। क्या ये विश्व कानून की शक्ति है? इवान ने अपने हाथों को देखते हुए कहा। हालांकि उसे पहले से ही विश्व कानून की शक्तियों के अद्भुत होने की उम्मीद थी, फिर भी वह ये देखकर हैरान था कि वह क्या कर सकता है।
वह एल्डोरिया शहर में गहरे भूमिगत मैग्मा को बहता हुआ महसूस कर सकता था और उसे यकीन था कि सिर्फ एक विचार से वह सभी मैग्मा को नियंत्रित कर सकता था और पूरे शहर को अराजकता में डुबो सकता था। यह पागलपन है। वह एल्डोरिया शहर के मालिक की उपाधि से उसे मिलने वाली शक्ति के बारे में सोचते हुए टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या मैं इस उपाधि का उपयोग किए बिना भविष्य में दुनिया के कानूनों को नियंत्रित कर पाऊंगा? इवान ने अचानक बड़बड़ाया और महसूस किया कि यह काफी संभव है। हालांकि वह अभी भी निश्चित नहीं था क्योंकि उसे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि उसे अपना जोन बनाने के बाद क्या करना होगा। वह महसूस कर सकता था कि यह उपाधि भविष्य में निश्चित रूप से उसकी मदद करेगी। अचानक इवान को भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ और उसने देखा कि उसका शरीर उस कानूनी शक्ति के कारण टूट रहा था जिसका वह उपयोग कर रहा था। उसने तुरंत अपनी उपाधि का उपयोग करना बंद कर दिया और अपनी मृत्यु हस्तांतरण कौशल को सक्रिय कर दिया। उसके छाया भंडार के अंदर मौजूद एक छाया मरे हुए प्राणी को अचानक नष्ट कर दिया गया और इवान का शरीर सामान्य हो गया। अरे, ये तो बहुत करीब था, इवान ने सोचा। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह पहले से ही जानता था कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ कानून की शक्ति का उपयोग करने के परिणाम होंगे, इसलिए जब उसने देखा कि कानून की शक्ति के कारण उसका शरीर टूटने लगा है तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैं इसे केवल 1 मिनट के लिए उपयोग कर सकता हूँ, उसके बाद मेरा शरीर हार मान लेगा। इवान ने धीमी आवाज में बुदबुदाया और मोगुल और अन्य लोगों की ओर देखा जो अभी भी उसे हैरान भरी आंखों से देख रहे थे। यह अच्छा है कि उन्होंने यह नहीं देखा कि मेरा शरीर अभी फटने वाला था, उसने सोचा और आसमान से नीचे उतर आया। अब जब मैंने इस उपाधि की शक्ति की पुष्टि कर ली है तो मैं उन्हें बिना किसी चिंता के कालकोठरी को साफ करने का इनाम दे सकता हूँ। अध्याय 676 टूटी हुई समय घड़ी भाग 1। इवान ने अपने छाया पंखों का उपयोग करना बंद कर दिया और आकाश से नीचे आ गया। यहाँ ये वह इनाम है जो मुझे कालकोठरी की 10वीं मंजिल को साफ करने के बाद मिला। नीचे आने के बाद उसने चांदी के रंग का कागज निकाला और उसे मोगुल को सौंप दिया। चांदी के रंग का कागज देखकर मोगुल और अन्य लोगों ने इवान द्वारा की गई बात के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कागज के विवरण को देखा। कानूनसार गोली केवल एल्डोरिया शहर के मूल निवासियों द्वारा उपयोग की जा सकती है। इस गोली को लेने के बाद एल्डोरिया शहर के 4 महान कुलों के मूल निवासी विश्व डोमेन के प्रतिबंधों से मुक्त हो सकते हैं और यूटोपिया जाने के लिए टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग कर सकते हैं। कानूनसार गोली में विश्व डोमेन की कानून शक्ति होती है और हर 10 साल में केवल 4 गोलियां बनाई जा सकती हैं। लॉ एसेंस सामग्री: 2 गहरे मिट्टी के फूल, मैग्मा घास के 3 डंठल, 5 ग्राम सफेद गहरा सोना। गोली कैसे बनाएं? चांदी के रंग के कागज पर एक गोली की रेसिपी लिखी हुई थी जिसे देखकर नोअर और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई जब उन्होंने देखा कि हर 10 साल में केवल 4 गोलियां ही बनाई जा सकती हैं। इवान के कालकोठरी को साफ करने से पहले उन्होंने सोचा कि कालकोठरी का इनाम उनके कबीले के सभी लोगों को विश्व डोमेन के प्रतिबंधों से मुक्त होने की अनुमति देगा, लेकिन केवल 4 गोलियों के साथ ये स्पष्ट रूप से असंभव है। ऐसा लगता है कि हमें इस बारे में एक गंभीर चर्चा करने की आवश्यकता है, एडवर्ड ने यह पढ़ने के बाद कहा कि हर 10 साल में केवल 4 गोलियां बनाई जा सकती हैं। मोगुल और अन्य लोगों ने एडवर्ड की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और गोली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री पढ़ी। सामग्री के नाम पढ़ने के बाद वे सभी एक बार फिर दंग रह गए क्योंकि सूचीबद्ध सभी सामग्री बहुत दुर्लभ थीं। इसके अलावा यह आखिरी सामग्री क्या है? अलुमी ने अपने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। आखिरी सामग्री का नाम पढ़ने के बाद नोअर को अचानक कुछ याद आया और उसने इवान की ओर देखा। जब मोगुल और अन्य लोगों ने ये देखा और एक बार फिर आखिरी सामग्री का नाम पढ़ा तो उनके दिमाग में भी कुछ आया और उन्होंने भी इवान की ओर देखा। मुझे मत बताओ, एडवर्ड ने इवान की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। इवान को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था। 2 कारण थे कि उसने डंगॉन टाउन में मोगुल और अन्य लोगों को गोली की रेसिपी नहीं दी और पहले एल्डोरिया सिटी आया। पहला कारण डोमेन ब्रेकर फ्रूट था। मोगुल जानता है कि इवान के पास एक ऐसा फल है जो उसे जल्दी से रैंक 2 तक पहुंचने की अनुमति दे सकता है। हालांकि हर 10 साल में केवल 4 लॉ एसेंस पिल्स का उत्पादन किया जा सकता है, मोगुल को एक गोली जरूर मिलेगी जब वे सफलतापूर्वक गोली बना लेंगे। गोली लेने के बाद वह टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने और यूटोपिया जाने में सक्षम होगा। वह जानता था कि यूटोपिया में वह बिना किसी प्रभाव के एक सामान्य ऑक होगा और यूटोपिया जाने के बाद अपने अस्तित्व की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी शक्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। और डोमेन ब्रेकर फ्रूट यूटोपिया जाने के बाद अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसके लिए एकदम सही है। तो मोगुल को गोली की रेसिपी देने से पहले और अन्य लोगों के साथ इवान ने एल्डोरिया सिटी में वापस आने का फैसला किया ताकि वह अपने नए खिताब के प्रभाव का परीक्षण कर सके और खुद को बचा सके, भले ही मोगुल और अन्य लोग उससे डोमेन ब्रेकर फ्रूट छीनने की कोशिश करें।
इवान ने उन्हें गोली की रेसिपी देने से पहले एल्डोरिया सिटी में वापस आने का फैसला करने का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि उन्हें लॉ एसेंस पिल बनाने के लिए आखिरी सामग्री की आवश्यकता थी। एल्डोरिया सिटी के मालिक के खून की 5 बूंदें। इवान को नहीं पता कि क्यों, लेकिन गोली बनाने के लिए उन्हें जिस आखिरी सामग्री की आवश्यकता है वह उसका खून है। पहले तो इवान ने सोचा कि भले ही उसने रेसिपी सौंप दी हो, वे यह नहीं बता पाएंगे कि वह एल्डोरिया सिटी का मालिक है। लेकिन फिर उसे याद आया कि नोअर ने उसे बताया था कि सभी 4 महान कबीले टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि नोअर और अन्य लोग नहीं जानते कि एल्डोरिया शहर का मालिक कौन है, इवान को यकीन है कि एक बार जब वे टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा से संपर्क करेंगे तो वे निश्चित रूप से उसके बारे में पता लगा लेंगे। और एक बार जब उन्हें पता चलेगा कि गोली बनाने के लिए उन्हें उसके खून की ज़रूरत है, तो क्या वे उसे विश्व डोमेन छोड़ने देंगे? जवाब स्पष्ट रूप से नहीं है। भले ही इवान जाने से पहले अपना बहुत सारा खून पीछे छोड़ गया हो, लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि वे हर 10 साल में केवल 4 गोलियां बना सकते हैं और एक गोली बनाने के लिए उन्हें उसके खून की केवल 5 बूंदें चाहिए, लेकिन भविष्य में वे अंततः इसे खत्म कर देंगे और नुस्खा बेकार हो जाएगा। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा उपाय क्या है? जवाब वास्तव में बहुत सरल है। मोगुल और अन्य लोग उसे टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने से रोकने की कोशिश करेंगे और उससे जितना संभव हो सके उतना खून इकट्ठा करने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि वह बहुत ज़्यादा सोच रहा होगा, इवान अभी भी सतर्क रहना चाहता था। इस तथ्य के बारे में सोचना कि वह खून पैदा करने वाला गुलाम बन सकता है, उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। एल्डोरिया सिटी में वापस आने के बाद अब जब इवान ने अपने खिताब की शक्ति की पुष्टि की तो वह मोगुल और अन्य लोगों से डरता नहीं था। भले ही 4 महान कुलों के सभी लोग अब उसे रोकने की कोशिश करें, फिर भी वे कुछ भी करने में असमर्थ होंगे। तो आप एल्डोरिया शहर के मालिक हैं हो, एडवर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने देखा कि जब सभी ने उसे देखा तो इवान ने किसी भी तरह का आश्चर्य नहीं दिखाया। इवान ने पहले जो शक्ति का इस्तेमाल किया था उसे देखने के बाद उनके लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि एल्डोरिया शहर का मालिक कौन है। इसके अलावा नोअर और अन्य अपने कुलों के नेता थे और बहुत चतुर थे, इसलिए वे आसानी से समझ गए कि इवान ने पहले एल्डोरिया शहर में वापस आने का फैसला क्यों किया और उन्हें अपनी असली शक्तियां दिखाईं। मुझे नहीं पता कि इस गोली को मेरे खून की आवश्यकता क्यों है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इतना खून छोड़ जाऊंगा जो आसानी से सैकड़ों सालों तक चलेगा, इवान ने शांत स्वर में कहा और फिर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उद्धरण चिन्ह ... तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा खून पाने के लिए किसी मूर्खतापूर्ण तरीके का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कहते हुए इवान ने अपने खिताब की शक्ति का इस्तेमाल किया और नोअर और अन्य लोगों ने महसूस किया कि इवान के शब्द उनके सिर में ढोल की तरह गूंज रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि इवान ने कितनी आसानी से कुछ ही शब्दों में उनके दिमाग की रक्षा को तोड़ दिया, तो सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उन्होंने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उन्हें अपना सिर हिलाते हुए देखकर इवान ने भी अपने शीर्षक का उपयोग करना बंद कर दिया और जाने के लिए मुड़ गया। मुझे पता है कि आप सभी के पास अब चर्चा करने के लिए बहुत सी चीज़ें होंगी क्योंकि आपके पास प्रतिबंधों से मुक्त होने का एक तरीका है, इसलिए मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा, उसने कहा और चलने लगा। लेकिन उसने अचानक कुछ सोचा और उनकी ओर देखा। वैसे अपने कोषाध्यक्ष तिजोरी से 50% आइटम मेरे पास भेजना मत भूलना, उसने कहा और वहां से गायब हो गया। अध्याय 677 टूटी हुई समय घड़ी भाग 2। इवान वारलॉर्ड गैंग के महल के एक कमरे में बिस्तर पर बैठ गया और प्रत्याशा में अपने हाथों को रगड़ने लगा। चलो देखते हैं, उसने उत्साहित स्वर में खुद से कहा और अपने सामने मौजूद 3 स्टोरेज रिंग में से एक में देखा। 3 स्टोरेज रिंग नोअर, अलूमी और एडवर्ड द्वारा दी गई रिंग थी और प्रत्येक रिंग उनके खजाने की तिजोरियों में मौजूद 50% वस्तुओं से भरी हुई थी। जब इवान ने स्टोरेज रिंग में से एक में देखा तो उसने देखा कि यह पूरी तरह से भरी हुई थी। अगर मैं उन्हें एक एक करके देखूं तो बहुत समय लगेगा, उसने बुदबुदाया और तीनों स्टोरेज रिंग की सामग्री को अपने शैडो स्टोरेज में डाल दिया। एक बार जब सभी आइटम उसके शैडो स्टोरेज के अंदर थे तो उसने उसमें देखा और शैडो स्टोरेज पर अपने नियंत्रण का उपयोग करके उन्हें आसानी से अलग कर दिया। इवान को सभी आइटम व्यवस्थित करने में लगभग 5 मिनट लगे और एक बार जब उसने उन्हें व्यवस्थित किया तो वह आखिरकार देख पाया कि उसे क्या मिला है। यहाँ लगभग 7 मिलियन एशियन स्टोन है, उसने एशियन स्टोन के पहाड़ को देखते हुए कहा। इवान इतने सारे एशियन स्टोन देखकर हैरान नहीं हुआ क्योंकि उसे पहले से ही कुछ मिलियन एशियन स्टोन मिलने की उम्मीद थी। एशियन स्टोन को देखने के बाद इवान ने अन्य आइटम को अनदेखा कर दिया और शैडो स्टोरेज के एक कोने में रखी कुछ लकड़ी की पर्चियों को देखा। उसने छाया भंडारण से लकड़ी की पर्चियां निकाली और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उनमें से एक को छुआ। जिस क्षण इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से लकड़ी की पर्चियों को छुआ, उसके दिमाग में कुछ जानकारी उभरी। एक बार जब इवान ने अपने दिमाग में उभरी जानकारी को छांट लिया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह अच्छा है कि मैंने उनसे ये लकड़ी की पर्चियां मांगी। इवान ने जो लकड़ी की पर्चियां निकाली उनमें वास्तव में गोलियों की रेसिपी और औषधि के फॉर्मूले थे।
जब इवान ने नोअर और अन्य लोगों के साथ आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो उसने उनसे ट्रैंक्विलिटी पोशन और अन्य गोलियों की रेसिपी मांगी जिन्हें वे बना सकते थे। उसने गोली और औषधि बनाने की विधि इसलिए मांगी क्योंकि अमारा थी। हालांकि वह एक अच्छी कीमियागर है, लेकिन अगर वह खुद से इन विधियों को सीखने का फैसला करती है तो उसे बहुत समय लगेगा। लेकिन इन विधियों की मदद से वह तेजी से आगे बढ़ सकती है और उसे अपने आप ही ट्रैंक्विलिटी पोशन जैसी औषधि बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा इवान को नोअर और अन्य लोगों से कई तरह की जड़ी बूटियां मिली और औषधि और गोली बनाने की विधि के बिना वे उसके लिए बेकार हो जाएंगी। एक बार जब इवान ने पुष्टि की कि सभी लकड़ी की पर्चियों में एक एक गोली और औषधि बनाने की विधि है तो उसने उन्हें अमारा को दे दिया ताकि वह उनका अध्ययन कर सके। उसने उसे वे सभी जड़ी बूटियां भी दी जो उसे मिली थी क्योंकि वह अकेली थी जो उनका उपयोग कर सकती थी। उसे जड़ी बूटियां देने के बाद इवान ने दूसरी चीज़ों को देखा। पहले की तरह उसे नोर और अन्य लोगों से हज़ारों एसेंस कंडेंसिंग पिल्स और कुछ सोर्स पिल्स मिलीं। हालांकि ये गोलियां उसके लिए बेकार थीं, फिर भी उसने उन्हें ले लिया क्योंकि उसे याद था कि क्लोन ने कैसे कहा था कि यूटोपिया में सोर्स गोलियां बहुत दुर्लभ हैं। अगर ये गोलियां दुर्लभ हैं तो मैं यूटोपिया जाकर उन्हें ऊंची कीमत पर बेच सकता हूं, इवान ने खुद से कहा। गोलियों के अलावा उसे कुछ ट्रैंक्विलिटी और अन्य औषधियां भी मिलीं। उसे जो चीज़ें मिलीं उनमें से ज़्यादातर वैसी ही थीं जैसी उसे वारलॉर्ड गैंग के खजाने की तिजोरी में मिली थीं। बहुत बुरा हुआ कि मुझे उनसे एक भी डोमेन स्टोन नहीं मिला, इवान ने ज़्यादातर चीज़ों को देखने के बाद कहा। उसने नोअर और दूसरों से पूछा था कि क्या वे उसे डोमेन स्टोन दे सकते हैं, लेकिन उन तीनों ने अपना सिर हिलाया और उससे कहा कि उनमें से किसी के पास डोमेन स्टोन नहीं है। डोमेन स्टोन बहुत दुर्लभ हैं और एक को पाना बहुत मुश्किल था। एडवर्ड ने मुझे अपनी क्षमता मन का भी दिया है, हो, इवान ने कहा जब उसने अपने शेडो स्टोरेज में एक और क्षमता मन का देखा। अब उसके पास 3 क्षमता मन के थे। क्षमता मनका की जांच करने के बाद उसके छाया भंडारण में केवल कलाकृतियां बची थीं। इवान को नोअर और अन्य लोगों से प्राप्त अधिकांश कलाकृतियां एस रैंक की थीं, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह 2 कलाकृतियों से आकर्षित था जो रैंक 1 कलाकृतियों की आभा जारी कर रही थीं। 2 कलाकृतियों में से एक काले रंग की सुई थी जो सिर्फ 5 सेंटीमीटर बड़ी थी। इवान ने अपनी छाया भंडारण से सुई निकाली और उसका विवरण उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। सोल नीडल, रैंक 1 हाई ग्रेड आध्यात्मिक कलाकृति, एक आध्यात्मिक कलाकृति जो सीधे लक्ष्य की आत्मा पर हमला कर सकती है। इस कलाकृति का उपयोग करने से पहले उपयोगकर्ता को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसे परिष्कृत करना होगा। छोटी सुई का विवरण पढ़कर इवान दंग रह गया। ये पहली बार था जब उसने एक ऐसी कलाकृति देखी थी जो सीधे किसी व्यक्ति की आत्मा पर हमला कर सकती थी। ये नोअर ही होगा जिसने मुझे ये कलाकृति दी है, इवान ने एक पल के बाद कहा। वह जानता है कि नोअर आत्मा के हमलों में माहिर है और केवल वही उसे आध्यात्मिक कलाकृति दे सकती है। मेरे लिए रैंक 1 आर्टिफैक्ट का उपयोग करना कठिन है क्योंकि मैं अभी भी एक एस रैंकर हूं, लेकिन आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट के लिए यह पूरी तरह से अलग है क्योंकि मेरी आध्यात्मिक शक्ति लगभग एक शीर्ष रैंक 1 इवॉल्वर के बराबर है, इवान ने एक रमणीय आवाज में कहा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आत्मा सुई को परिष्कृत करने की कोशिश की, लेकिन 1 मिनट के लिए इसे परिष्कृत करने के बाद वह रुक गया और इसे वापस अपने छाया भंडारण में रख दिया। इस गति से अगर मैं इसे परिष्कृत करना चाहता हूं तो मुझे कम से कम 10 घंटे लगेंगे, इवान ने आत्मा सुई को दूर रखने के बाद बुदबुदाया और बाद में इसे परिष्कृत करने का फैसला किया। दूसरी रैंक 1 आर्टिफैक्ट एक पुरानी दिखने वाली कांस्य पॉकेट घड़ी थी। उसने अपनी छाया भंडारण से घड़ी निकाली और उसके विवरण उसकी रेटिना के सामने दिखाई दिए। टूटी हुई टाइम वॉच, रैंक 1 लो ग्रेड, एक बार एक उच्च रैंक वाली कलाकृति, लेकिन अज्ञात कारणों से क्षतिग्रस्त हो गई और रैंक 1 के सबसे निचले स्तर पर आ गई। इस आर्टिफैक्ट का उपयोग करके आप अपने आसपास के 2 मीटर के क्षेत्र में समय के प्रवाह को धीमा कर सकते हैं। इसकी टूटी हुई स्थिति के कारण इस आर्टिफैक्ट का उपयोग सप्ताह में केवल एक बार 2 घंटे के लिए किया जा सकता है। टाइम वॉच को सक्रिय करने के बाद वर्तमान समय अंतर अनुपात 1:2 है। नोट: टूटी हुई टाइम वॉच की क्षमता को इसकी मरम्मत करके बढ़ाया जा सकता है। यह अंडरस्को इवान टूटी हुई टाइम वॉच के विवरण को पढ़कर वास्तव में चौंक गया। हालांकि टाइम वॉच टूटी हुई थी और अभी उसके लिए व्यावहारिक रूप से बेकार थी क्योंकि वह इसे सप्ताह में एक बार केवल 2 घंटे के लिए ही इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब कलाकृतियों की बात आती है तो मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं भी कह सकता हूं कि समय के प्रवाह को प्रभावित करने वाली कलाकृतियां बहुत दुर्लभ हैं, इवान ने धीमी आवाज में कहा। मुझे यकीन है कि अन्य लोग भी इस तथ्य से अवगत हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसी दुर्लभ कलाकृति क्यों दी? इवान को यकीन नहीं था कि उसे टूटी हुई घड़ी किसने दी, लेकिन उसे यकीन था कि उस व्यक्ति ने उसे यह घड़ी देने का फैसला करने का कोई कारण जरूर होगा। मुझे यकीन है कि यह नोअर ही है जिसने मुझे सोल नीडल दी है, इसलिए यह एडवर्ड या लुमी ही होगा जिसने मुझे ये टूटी हुई घड़ी दी होगी। इवान ने सोचा और उनसे इसके बारे में पूछने का फैसला किया।
अगर इस टूटी हुई घड़ी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो मैं उस चीज़ का इस्तेमाल इस पर कर सकता हूँ। इवान ने टाइम वॉच को वापस अपने शेडो स्टोरेज में रख दिया और नोअर और अन्य लोगों से प्राप्त एस कलाकृतियों को देखा। एस रैंक की अधिकांश कलाकृतियां उसके लिए बेकार थीं, लेकिन फिर भी उसे उनमें से 2 उपयोगी कलाकृतियां मिलीं। इनमें से एक एस रैंक मैना रिकवरी रिंग थी जो उसकी मैना रिकवरी स्पीड को 50% तक बढ़ा सकती थी, और दूसरी कलाकृति एक ब्रेसलेट थी जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति रिकवरी दर को 10% तक बढ़ा सकती थी। इन 2 एस रैंक कलाकृतियों को लेने के बाद इवान ने बाकी कलाकृतियों को अपने शैडो अनडेड को दे दिया ताकि उनकी युद्ध शक्ति और भी बढ़ जाए। इवान ने नोअर और अन्य लोगों से जो कुछ भी प्राप्त किया था उसे छांटने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। अब जब मेरे पास एल्डोरिया शहर का मालिक होने का खिताब है और मैं यूटोपिया जाने के बाद भी यहाँ वापस आ सकता हूँ, तो मुझे टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने से पहले कुछ काम करने की ज़रूरत है। इवान ने बड़बड़ाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी आंखें बंद करने के बाद उसने अपनी उपाधि के प्रभाव का उपयोग किया और अपने शरीर में कानूनों की शक्ति को महसूस किया। कानूनों की शक्ति का उपयोग करते हुए इवान ने पूरे शहर की खोज की और मलाक को पाया जो अपने घर पर सो रहा था। जब उसे मलाक मिला तो उसने कानूनों की शक्ति का उपयोग किया और अपना मुंह खोला। आओ, उसके शब्दों के साथ कानूनों की शक्ति हिल गई और मलाक अपने घर से गायब हो गया। धप! इवान के कमरे में एक धमाकेदार आवाज़ गूंजी और मलाक अचानक कहीं से वहां प्रकट हो गया। अध्याय 678 5वां कुल भाग 1। थप थप! एक तेज आवाज के साथ मलाक कहीं से भी इवान के कमरे में प्रकट हुआ और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, चूंकि वह एक एस रैंक का शिकारी था इसलिए इस छोटी सी गिरावट से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने अपनी आंखें खोल लीं। आंखें खोलने के बाद जब मलाक ने देखा कि वह एक अपरिचित जगह पर है तो वह स्तब्ध रह गया और जल्दी से जमीन से उठ गया। क्या हो रहा है अंडरस्को? मलाक ने अचानक बीच में बोलना बंद कर दिया जब उसने देखा कि इवान उसके सामने बैठा है और उसके चेहरे पर शिकन है। वह अपनी कनपटियां रगड़ रहा था और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करना सामान्य नियमों का उपयोग करने से कहीं ज्यादा कठिन है, इवान ने मन ही मन कहा जब उसे लगा कि वह मलाक को यहाँ टेलीपोर्ट करने के बाद अपनी सीमा तक पहुंच गया है। 1 मिनट के आराम के बाद इवान अपने शरीर पर जो तनाव महसूस कर रहा था वह थोड़ा कम हो गया और उसने आखिरकार मलाक को देखा जो भ्रमित चेहरे के साथ उससे कुछ दूरी पर खड़ा था। तो तुम उन सार संघनक गोलियों का उपयोग कर रहे हो? इवान ने उसे देखने के बाद कहा क्योंकि वह मलाक के शरीर के अंदर थोड़ी मात्रा में विश्वसार महसूस कर सकता था। जब मलाक ने इवान की बात सुनी तो वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने अपना सिर हिलाया। उसे सार संघनक गोलियां देते समय इवान ने उससे कहा था कि ये गोलियां निम्न श्रेणी की हैं और इन गोलियों के सेवन से उसके शरीर में जो विश्वसार उत्पन्न होगा वह भी निम्न श्रेणी का होगा। इवान ने उसे सलाह दी थी कि इन निम्न स्तर की गोलियों का उपयोग करने के बजाय उसे रैंक 1 पर आगे बढ़ने के लिए केवल टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करना चाहिए। हालांकि इवान निश्चित नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर वे गोलियों के बजाय टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करते हैं तो उनका मन उच्च स्तर के विश्वसार में बदल जाएगा। लेकिन अब जब मलाक अपने मन को विश्वसार में बदलने के लिए सार संघनक गोली का उपयोग कर रहा है तो इसका केवल एक ही मतलब है। तुम टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग नहीं करने जा रहे हो? इवान ने मलाक से पूछा। इवान की बात सुनकर मलाक ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैंने कल पूरे दिन इसके बारे में सोचा और सब कुछ सोचने के बाद मैंने टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने के बजाय वर्ल्ड डोमेन में रहने का फैसला किया। क्या कोई विशेष कारण है जिसके कारण आपने यहाँ रहने का फैसला किया? वास्तव में नहीं, इवान के सवाल को सुनकर मलाक ने अपना सिर हिलाया। मेरा मतलब है, मैं यहाँ वर्ल्ड डोमेन में कुछ भी करने में सक्षम नहीं था और 4 महान कुलों का गुलाम बन गया। वर्ल्ड डोमेन में यहाँ केवल रैंक 1 कोर इवॉल्वर थे और मैंने लगभग अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। मुझे ये भी नहीं पता कि अगर मैं टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने और यूटोपिया जाने का फैसला करता हूँ जहाँ रैंक 1 कोर इवॉल्वर मक्खियों की तरह आम हैं, तो क्या होगा। इसके अलावा, ये कहने के बाद मलाक ने एक गहरी सांस ली और एक पल बाद बोला, एसेंस कंडेंसिंग पिल्स का उपयोग करते समय मैं महसूस कर सकता था कि मेरा कोर अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। इसलिए भले ही मैं टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करूं, मुझे यकीन है कि मैं रैंक 1 से आगे नहीं जा पाऊंगा। इसलिए यूटोपिया जाकर अपनी जान जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं है जब मैं रैंक 2 कोर रिवॉल्वर भी नहीं बन पाऊंगा। इवान ने बिना कुछ कहे मलाक की बात सुनी। पहले तो उसने मलाक से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहने के बारे में सोचा, लेकिन ये सुनने के बाद कि उसका कोर अपनी सीमा तक पहुंच रहा था, उसने कुछ न कहने का फैसला किया। अगर उसका कोर वास्तव में अपनी सीमा तक पहुंच रहा है तो मुझे भी लगता है कि उसे यूटोपिया जाने के बजाय यहाँ वर्ल्ड डोमेन में रहना चाहिए। इवान ने मन ही मन सोचा। यूटोपिया में जाए बिना भी मलाक एसेंस कंडेंसिंग और सोर्स पिल का उपयोग करके रैंक 1 कोर इवॉल्वर बन सकता है, इसलिए अगर उसकी सीमा रैंक 1 है तो उसके लिए यूटोपिया जाने का कोई मतलब नहीं है।
वर्ल्ड डोमेन में रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनने के बाद मालर्क की स्थिति निश्चित रूप से बढ़ेगी क्योंकि रैंक 1 यहाँ सीमा है। दूसरी ओर, यदि वह टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करता है और यूटोपिया जाता है तो वह वहाँ कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकता है। तो क्या आप निश्चित हैं कि आप यूटोपिया नहीं जा रहे हैं? इवान ने आखिरी बार मालर्क से पूछा। इवान की बात सुनकर मालर्क ने अपने चेहरे पर उसी भाव के साथ अपना सिर हिलाया। इवान ने मालर्क की बात सुनकर मुस्कुराया और अपना हाथ ताली बजाए। ठीक है, चूंकि आप यूटोपिया नहीं जा रहे हैं इसलिए आप वर्ल्ड डोमेन में मेरे लिए काम कर सकते हैं। हो, वर्ल्ड डोमेन में आपके लिए काम करने का क्या मतलब है? मालाक ने चौंकते हुए पूछा। मुझे मत बताओ कि तुम यूटोपिया भी नहीं जा रहे हो। मालाक जानता है कि इवान की शक्तियां कितनी बेतुकी हैं और उसकी नज़र में 4 महान कुलों के नेता भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। कोई रास्ता नहीं है कि उसके जैसा कोई व्यक्ति वर्ल्ड डोमेन में रहने का फैसला करेगा, है न? मालाक ने मन ही मन सोचा। बेशक, मैं यूटोपिया जा रहा हूँ। वास्तव में अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कल ही निकल सकता हूँ, इवान ने मालाक को सुनकर कहा। अगर तुम जाने वाले हो तो तुमने मुझसे ये सवाल पहले क्यों पूछा? अगर तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए कैसे काम करूंगा? चिंता मत करो, तुम जल्दी ही समझ जाओगे कि मेरा क्या मतलब है, इवान ने कहा और जिस बिस्तर पर वह बैठा था उससे उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ आओ, उसने मलाक से कहा और अपने कमरे से बाहर चला गया। इवान की आवाज़ सुनकर मलाक उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर भी वह उसके पीछे चला गया। वैसे मैं अपने घर से यहाँ कैसे आया? इवान के होंठ मलाक के सवाल को सुनकर ऊपर की ओर मुड़ गए। मैंने तुम्हें चिन्हित करने के लिए अपने एक कौशल का इस्तेमाल किया। इस कौशल की वजह से अब मैं तुम्हारी जिंदगी और मौत को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ तो मुझे बस एक शब्द कहना है और तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। ओह, इवान की बात सुनकर मालाक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और बस अपना सिर हिला दिया। मालाक की प्रतिक्रिया देखकर इवान का मुंह खुला रह गया और उसने उससे पूछा, क्या अब तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मेरे कौशल से चिन्हित हो गए हो? मैं तुम्हें सिर्फ एक शब्द से मार सकता हूँ। इवान की बात सुनकर मालाक ने अपने कंधे उचका दिए और बेशर्मी भरी आवाज में कहा, मैं बस एक कमजोर इंसान हूँ। मुझे बिना चिन्हित किए भी तुम मुझे आसानी से मार सकते हो, तो मैं तुम्हारी कुशलता से क्यों डरूं? इवान मालाक की बात सुनकर अवाक रह गया। हालांकि तुमने अभी जो कहा वह सच है, तुम्हें कम से कम गरिमा के साथ काम करने की कोशिश तो करनी चाहिए। इवान की बात सुनकर मालाक ने नाक सिकुड़ी और कुछ नहीं कहा। इवान मालाक को महल के गहरे क्षेत्र में ले गया और उस कमरे के सामने रुका जहां वह पहली बार नोअर और अन्य लोगों से मिला था। आशा करते हैं कि वे मेरे लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, इवान ने सोचा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अध्याय 679 पांचवां कबीला भाग 2। जब इवान ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि नोअर, एडवर्ड, मोगुल और अलुमी कुछ चर्चा कर रहे थे। जब दरवाज़ा खुला और नोअर और अन्य लोगों ने इवान की उपस्थिति को महसूस किया तो उन्होंने चर्चा करना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। तुम यहाँ हो? एडवर्ड ने इवान को देखकर अपना सिर हिलाया और अपने हाथ से उसे एक कदम आगे ले जाने का इशारा किया। सीट। एडवर्ड की बात सुनकर इवान ने अपना सिर हिलाया और पीछे देखा, मालाक को उसके पीछे आने का संकेत दिया। एडवर्ड और अन्य लोगों ने मालाक को देखकर भौहें चढ़ा लीं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इवान अपने साथ किसी को लेकर आएगा। जब मालाक कमरे में दाखिल हुआ और उसने मोगुल और अन्य लोगों को देखा तो वह दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इवान उसे 4 महान कुलों के नेताओं से मिलवाने के लिए लेकर आएगा। इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि एडवर्ड और अन्य लोग मालाक को कैसे देख रहे थे और वह एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या आप लोगों ने अपनी चर्चा समाप्त कर ली है? उसने बैठने के बाद पूछा। मोगुल और अन्य लोगों ने उसे तुरंत जवाब नहीं दिया और एक बार फिर मालाक की ओर देखा। लॉरेंस गोली का मामला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और वे इसके अस्तित्व को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहते थे। ये देखकर कि वे मालाक को देख रहे थे, इवान ने आश्वस्त स्वर में कहा, आप लोगों को उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि वह इस मामले के बारे में किसी को नहीं बताएगा। इवान की बात सुनकर एडवर्ड और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक पल के बाद अपना सिर हिलाया। हमने लॉरेंस पिल के मामले पर चर्चा की और यह सुनिश्चित करने के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करने का निर्णय लिया कि इसमें कुछ भी गलत न हो, एडवर्ड ने कहा और इवान को सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। ईमानदारी से इवान को ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वे लॉरेंस पिल को कैसे संभालेंगे, लेकिन फिर भी उसने सोल कॉन्ट्रैक्ट को देखा। सोल कॉन्ट्रैक्ट में कई शर्तें थीं, लेकिन इवान ने केवल कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया, जैसे गोलियां बनाने के बाद सभी 4 महान कुलों को एक एक गोली मिलेगी। 4 महान कुलों के कीमियागर गोलियां बनाते समय एक साथ काम करेंगे ताकि कोई भी कुछ अजीब कोशिश न कर सके। केवल कीमियागर और 4 महान कुलों के नेताओं को ही लॉरेंस पिल के अस्तित्व के बारे में जानने की अनुमति है और जो कीमियागर इस पिल पर काम करेंगे उन्हें एक अलग सोल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना होगा कि वे इसके अस्तित्व को किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है,
मैं समझ सकता हूं कि वे नहीं चाहते कि उनके लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ें, इसलिए वे इस बिल के अस्तित्व को छिपाना चाहते हैं। इवान ने तीसरा शब्द पढ़ने के बाद सोचा, यदि 4 महान कुलों के अन्य लोगों को लॉ एसेंस बिल के अस्तित्व के बारे में पता चलता है, तो कुछ लोग निश्चित रूप से इसे अपने हाथों में लेने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, भले ही इसका मतलब अपने ही कबीले के खिलाफ विद्रोह करना हो। इवान ने अन्य शब्दों पर नजर डाली और थोड़ी देर बाद उसने सोल कॉन्ट्रैक्ट वापस एडवर्ड को लौटा दिया। तो क्या आपके पास लॉ एसेंस बिल बनाने के लिए सभी सामग्रियां हैं? उसने सोल कॉन्ट्रैक्ट वापस देने के बाद पूछा। अलूमी ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और निराश स्वर में कहा, लॉ एसेंस की गोली बनाने के लिए हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वे अत्यंत दुर्लभ हैं और वर्तमान में हमारे पास केवल 2 सेट की सामग्री है। अलूमी की बात सुनकर इवान ने भौहें चढ़ाईं। तो आप पहले सामग्री के 4 सेट एकत्र करना चाहते हैं ताकि आप एक साथ सभी 4 गोलियां बना सकें? लेकिन इवान को आश्चर्य हुआ। जब एडवर्ड ने उसकी बात सुनी तो उसने अपना सिर हिलाया और चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में हमने लॉ एसेंस की गोली की रेसिपी हमारे सबसे अच्छे कीमियागर को दिखाई और उनके अनुसार इस गोली को सफलतापूर्वक बनाना बहुत कठिन है। उन्होंने हमें बताया कि अगर हमें 4 गोलियां चाहिए तो हमें कम से कम 40 सेट की सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस गोली को बनाते समय विफलता की संभावना बहुत अधिक है। और ठीक है, मैं पूरी तरह से भूल गया था कि गोली बनाते समय विफलता की संभावना बहुत अधिक है। एडवर्ड की बात सुनकर इवान ने सोचा और समझ में अपना सिर हिलाया। क्या मैं सफल गोली शोधन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कानूनों की शक्ति का उपयोग कर सकता हूं? इवान ने अचानक सोचा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि कानून की शक्ति कीमिया की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है या नहीं। अच्छा, जो भी हो, उसने इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा और कीमिया के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अलूमी और दूसरों की तरफ देखा और दूसरा सवाल पूछा, चूंकि आपको सामग्री एकत्र करने की जरूरत है, इसलिए आप लोग जल्द ही टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं, है न? हाँ, भले ही हम पर्याप्त सामग्री एकत्र कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने लोगों को तुरंत छोड़ सकते हैं। हमें जाने से पहले कई काम करने होंगे, इसलिए हमें यहाँ से जाने में कम से कम 1 साल लगेगा, नोअर ने इवान की बात सुनकर कहा। इवान ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और खून से भरी 4 बोतलें निकालीं। मुझे लगता है कि मैं कल चला जाऊंगा, इवान ने बोतलों को टेबल पर रखने के बाद कहा। यह आखिरी सामग्री है जो आपको गोली बनाने के लिए चाहिए। मोगुल और अन्य लोग खून की बोतलें देखकर दंग रह गए। प्रत्येक बोतल लगभग 3 लीटर की थी और पूरी तरह भरी हुई थी। इवान को एल्डोरिया सिटी लौटे हुए अभी 10 घंटे ही हुए थे, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे थे कि इवान ने इतने कम समय में अपने खून से इतनी सारी बोतलें कैसे भर दीं। जब इवान ने मोगुल और अन्य लोगों के चेहरे पर स्तब्ध भाव देखे तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मृत्यु हस्तांतरण वास्तव में एक धोखेबाजी जैसा कौशल है, उसने मन ही मन सोचा। उसे याद आया कि कैसे उसने इस कौशल का उपयोग करके बिना ज्यादा प्रयास के 4 बोतलें खून से भर दीं। मोगुल और अन्य लोग जल्द ही अपने सदमे से बाहर आ गए और एक एक बोतल ले ली। तुम कल जा रहे हो? अलूमी ने खून की बोतल लेने के बाद पूछा। हाँ, अब मुझे वर्ल्ड डोमेन में कुछ नहीं करना है, लेकिन जाने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ चर्चा करनी है, इवान ने कहा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। इवान के गंभीर भाव को देखकर एडवर्ड और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया, उसे बोलना जारी रखने का संकेत दिया। उन्हें सिर हिलाते देख इवान ने मालाक की ओर देखा और अपना मुंह खोला। मैं एल्डोरिया शहर में यहाँ 5वां कबीला बनाना चाहता हूँ। 2 घंटे बाद इवान और मालाक मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। मीटिंग खत्म होने के बाद इवान अच्छे मूड में था और चलते समय गुनगुना रहा था। इस बीच मालाक के चेहरे पर एक उदास भाव था और वह अभी भी मीटिंग रूम में हुई चीजों को समझ रहा था। अरे, तुम मुझे मारना चाहते हो, है न? मालाक ने अचानक पूछा। शायद, इवान ने मालाक के उदास भाव की परवाह किए बिना एक बेपरवाह आवाज में जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि जब तुम यूटोपिया पहुंचोगे तो एक कीड़ा राक्षस तुम्हें खा जाएगा, मालाक ने इवान का बेपरवाह जवाब सुनकर कहा और वहां से चला गया। इवान ने मालाक को नजरअंदाज किया और अपने शैडो स्टोरेज में रखी टूटी हुई टाइम वॉच को देखा। अब जब मैंने पुष्टि कर ली है कि इस घड़ी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो मैं इस पर वह चीज इस्तेमाल कर सकता हूं, उसने खुद से सोचा और उसके चेहरे पर प्रत्याशा का भाव दिखाई दिया। अध्याय 680 नया शून्य कौशल और छोड़ना भाग 1। मेलाक इवान से अलग होने के बाद वारलॉर्ड गैंग के महल से चला गया क्योंकि मीटिंग के बाद उसे बहुत से काम करने थे। इस बीच इवान अपने कमरे में वापस नहीं लौटा और महल के बाहरी क्षेत्र में इंतजार करता रहा। कुछ मिनटों के बाद उसने कदमों की आवाज सुनी और नोअर को अपनी ओर आते देखा। मीटिंग के दौरान आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो वे मेरे प्रस्ताव पर इतनी आसानी से सहमत नहीं होते, इवान ने नोअर को देखकर कहा। ऐसा नहीं है कि अगर हम सभी आपके प्रस्ताव से असहमत होते तो भी कुछ नहीं बदलता, नोअर ने शांत स्वर में कहा और उससे कुछ दूरी पर रुक गया। इवान ने नोअर की बात सुनकर बस थोड़ा सा मुस्कुराया और उसकी टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं की।
नोअर ने मीटिंग में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में भी बात नहीं की और सीधे मुद्दे पर आ गई। तुम्हारे कालकोठरी शहर के लिए रवाना होने के अगले दिन मैंने टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे उससे कोई जवाब नहीं मिला। तुम्हें कोई जवाब नहीं मिला? नोअर की बात सुनकर इवान भौंचक्का रह गया। इवान के चेहरे पर भौहें देखकर नोअर ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, भले ही 4 महान कुलों के पास टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा से संपर्क करने का एक तरीका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जहां चाहें उससे बात कर सकते हैं। यह शायद ही कभी हमें जवाब देती है जब तक कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला न हो। तो हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्लेयर के साथ क्या हुआ? इवान ने नोअर की बात सुनकर पूछा। वह ईमानदारी से जानना चाहता था कि क्लेयर के साथ क्या हुआ था ताकि वह समझ सके कि हाना के साथ उसका क्या रिश्ता है। दुर्भाग्य से नहीं, नोअर ने अपना सिर हिलाया और अपने चेहरे पर एक निराश भाव के साथ कहा। जब तक टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा मेरी पुकार का जवाब नहीं देती, तब तक हमारे लिए ये जानना संभव नहीं है कि क्लेयर के साथ क्या हुआ और आपकी हाना और उसके बीच क्या रिश्ता है। नोअर की बात सुनकर इवान गहरी सोच में पड़ गया। क्या मैं टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा से संपर्क करने के लिए अपने खिताब की शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ? उसने सोचा और अपने कमरे में वापस जाने के बाद इसे आजमाने का फैसला किया। वैसे कालकोठरी को साफ करने के लिए आपको जो इनाम मिला है वह वास्तव में कुछ और है। नोअर ने अचानक विषय बदलने के लिए कहा, क्योंकि वह क्लेयर के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। जितना अधिक वह उसके बारे में सोचती थी उतना ही वह टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा के प्रति क्रोधित महसूस करती थी, क्योंकि उसने उसे जवाब नहीं दिया। इवान ने नोअर की बात सुनकर सावधानी से मुस्कुराया और एक ईमानदार आवाज में कहा, मेरा विश्वास करो, मेरे लिए यह इनाम पाना आसान नहीं था। और ईमानदारी से मुझे 100% यकीन है कि भले ही आप और अन्य कबीले के नेता किसी तरह कालकोठरी में प्रवेश करने में कामयाब रहे हों, फिर भी आप यह इनाम नहीं पा सकते थे। इवान के एल्डोरिया शहर के कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का एकमात्र कारण गोबू था, जिसने 7वीं मंजिल पर छिपे हुए आयाम को देखा था। अगर वह वहां नहीं होता तो इवान अपना नया खिताब प्राप्त नहीं कर पाता। इसके अलावा भले ही नोअर और अन्य किसी तरह कालकोठरी में प्रवेश करने में कामयाब रहे और सफलतापूर्वक छिपे हुए आयाम की स्थापना की, इवान को यकीन था कि यह उनके लिए एल्ड्रिच प्राणी को हराना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता। वह उस प्राणी को केवल अपने अधिकार और उसके विरुद्ध लड़ते समय इस्तेमाल किए गए अद्वितीय कौशल के कारण ही हरा पाया। हालांकि नोअर और अन्य शक्तिशाली हैं, इवान को विश्वास नहीं है कि उनके पास एल्ड्रिच प्राणी को हराने की शक्ति है, खासकर तब जब उनका विश्वसार कम स्तर के सार संघनक गोलियों के प्रभाव के कारण बहुत शक्तिशाली नहीं है। इवान की बात सुनकर नोअर आश्चर्यचकित हो गई। हालांकि वह देख सकती थी कि इवान उसका या किसी अन्य कबीले के नेता का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था, फिर भी वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि वह बकवास कर रहा था। उसकी नज़र में अगर इवान अपने खिताब की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता तो वह उसे आसानी से हरा सकती थी। इवान ने यह भी देखा कि नोअर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ठीक है, चूंकि आप टॉवर की आत्मा से संपर्क नहीं कर सकते तो यह मदद नहीं हो सकती। मैं अब विदा लेता हूँ, इवान ने एक पल के बाद कहा और जाने के लिए मुड़ गया। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब आप कल टॉवर का इस्तेमाल करेंगे तो आप टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा से बात कर पाएं, नोअर ने अचानक कहा जब उसने देखा कि इवान जा रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? इवान ने नोअर की आवाज़ सुनकर रुककर अपने चेहरे पर हैरानी भरी नज़र से पूछा। क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि जब तुम विश्व डोमेन में पहुंचे तो टॉवर की आत्मा हाना को देख रही थी? नोअर ने अपने चेहरे पर एक विचारपूर्ण भाव के साथ कहा। चूंकि वह हाना को देख रही थी, इसलिए हो सकता है कि जब तुम यूटोपिया जाने के लिए टॉवर का उपयोग करो तो वह तुमसे संपर्क करने की कोशिश करे। इवान ने नोअर की कही बात के बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। हालांकि संभावना कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि टॉवर की आत्मा मुझसे संपर्क करेगी, इवान ने मन ही मन सोचा और नोअर को धन्यवाद देने के बाद वहां से चला गया। इवान वारलॉर्ड गैंग के महल में अपने कमरे में वापस आ गया और अपने बिस्तर पर बैठ गया। बैठने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने खिताब की कानून शक्ति का उपयोग करके ये देखने लगा कि क्या वह टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा से बात कर सकता है। जैसे ही इवान ने अपने खिताब की कानून शक्ति का उपयोग किया, उसने देखा कि उसके अलावा एल्डोरिया शहर के भीतर एक और फी की उपस्थिति थी जो कानूनों की शक्ति का उपयोग कर सकती थी। क्या यह आत्मा की उपस्थिति है? इवान ने सोचा कि जब उसे वह बेहोशी सी उपस्थिति महसूस हुई तो वह कानून की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकता था। अपनी कानून की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इवान ने उस बेहोशी सी उपस्थिति के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की जिसे वह महसूस कर रहा था। अपनी कानून की शक्ति के कारण उसके लिए बेहोशी सी उपस्थिति के साथ संबंध स्थापित करना मुश्किल नहीं था। लेकिन जिस क्षण इवान ने बेहोशी सी उपस्थिति के साथ संबंध स्थापित किया, उसने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं।
इवान ने तुरंत अपने खिताब की शक्ति का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और जिस क्षण उसने अपने खिताब की शक्ति का इस्तेमाल करना बंद किया, खांसी, उसने खून की एक बूंद खांसी की और उसे भयानक सिरदर्द महसूस हुआ। अरे, हालांकि मैंने सिर्फ एक पल के लिए संबंध स्थापित किया था, लेकिन उस पल में मेरा शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया, इवान ने बड़बड़ाया और अपने तनाव को दूर करने के लिए मृत्यु हस्तांतरण कौशल का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि मैं अपनी मौजूदा शक्ति के साथ टावर की आत्मा से बात नहीं कर सकता। अगर मैं कानून की शक्ति का उपयोग करके उससे बात करना चाहता हूं तो मुझे अपनी शक्ति को और भी बढ़ाना होगा। जब इवान सोच रहा था कि अभी क्या हुआ, तो उसने कुछ महसूस किया और उसका चेहरा बदल गया। एक अजीब शक्ति अचानक उस कमरे में भर गई जिसमें वह रह रहा था और एक शक्तिशाली दबाव ने पूरे महल को घेर लिया। आखिर क्या हो रहा है? दबाव महसूस होने पर इवान खड़ा हो गया और एक बार फिर अपनी कानून शक्ति का उपयोग करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके सिर में एक अजीब सी भावनाहीन आवाज़ गूंजी। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो टॉवर ऑफ असेंशन में आओ।